आज हम पढ़ने वाले हैं कूलॉम्स लॉ। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके बिहेवियर के बारे में। साथ ही साथ हमने चार्ज और मास में एक कंप्लीट कंपैरिजन भी देखा था। हमने ये भी देखा था कि बहुत सारे पार्टिकल जिनका कुछ ना कुछ चार्ज होता है वो एक दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगाता है, जिस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। कूलॉम्स लॉ हमें ये बताता है कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स की वैल्यू कितनी है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर दो चार्ज पार्टिकल लिया Q1 एंड Q2 और दोनों के बीच की डिस्टेंस है R। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between 2 point charges is directly proportional to product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them। कूलॉम्स लॉ ये कहता है कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स उस दोनों चार्ज पार्टिकल के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उस दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हम इसे मैथमेटिकली समझते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो चार्ज पार्टिकल गिवन है Q1 एंड Q2 और दोनों के बीच की डिस्टेंस है R। तो दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स F दोनों चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वही फोर्स F दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस R के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब इन दोनों स्टेटमेंट को हम ज्वाइन करते हैं तो हमें मिलता है F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल को रिमूव करते हैं तो सपोज हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं K। इस K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी मैथमेटिकली वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। जब हम इस वैल्यू को K की जगह पे पुट करते हैं तो हमें फाइनली इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू मिल जाती है। वो कितना होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इज डिपेंड्स ऑन मीडियम। ये परमिटिविटी की वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करती है। जैसे इस इक्वेशन में हमने लिया है एप्सिलॉन नॉट, ये फ्री स्पेस की वैल्यू है। बट अगर हम दो चार्ज के बीच के मीडियम को चेंज कर देते हैं तो वहाँ पर परमिटिविटी की वैल्यू चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेज है जिसके बीच में पहले एयर था, लेकिन अब यहाँ पर हम एक इंसुलेटिंग मीडियम यूज़ करते हैं और सपोज़ उस इंसुलेटिंग मीडियम का हमने नाम दे दिया है K। तो यहाँ पर अब जो हमारा फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर K इज डिपेंड्स ऑन मीडियम। इस K को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है क्योंकि फ्री स्पेस के लिए K की वैल्यू होती है 1 और हम फ्री स्पेस की जगह कोई भी मीडियम यूज़ करेंगे तो उसकी डेंसिटी फ्री स्पेस से ज़्यादा होगी। सो ऑब्वियसली K की वैल्यू 1 से हमेशा ज़्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे मीडियम की डेंसिटी बढ़ती जाती है दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कम होता जाता है। तो हम कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। अब हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। हम यहाँ पर दो केस लेते हैं। फर्स्ट केस में हम दो चार्ज पार्टिकल के बीच में मीडियम को फ्री स्पेस रखते हैं। दूसरे केस में हम दो चार्ज पार्टिकल के बीच के मीडियम को हम चेंज कर देते हैं एक इंसुलेटिंग मीडियम से। सपोज़ फर्स्ट केस में दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा था वो लग रहा था F0 और दूसरे केस में जब दोनों चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा था वो लग रहा था Fk। देन F0 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर एंड Fk इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फर्स्ट केस में यहाँ पर K नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये फ्री स्पेस है और यहाँ पर हमने K की वैल्यू को 1 रख लिया है।
जबकि सेकंड केस में हमने के गिवन है। ये के हमेशा मीडियम पे डिपेंड करता है, जो मीडियम जितना ज़्यादा डेंस्ड होगा उस वहाँ पर के की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। यहाँ पर हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं एफ नॉट अपॉन एफ के इक्वल टू आ रहा है के। जब हम दोनों को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर इस फोर्स का रेशियो क्या आ रहा है के। इस के को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो अब हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करेंगे। दो चार्ज पार्टिकल के बीच में अगर एक मीडियम होता है फ्री स्पेस तो उसके बीच में लगने वाला फोर्स, और वही दो चार्ज पार्टिकल के बीच में अगर हम मीडियम को चेंज कर देते हैं तो उसके बीच में लगने वाला फोर्स, इन दोनों फोर्स के रेशियो को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि जब लास्ट इक्वेशन में हमने देखा था कि हमने फोर्स कैलकुलेट किया था एफ नॉट क्या था, जब दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का मीडियम फ्री स्पेस था। एफ के क्या था, दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का मीडियम एक इंसुलेटिंग मीडियम जिसे कि हमने के लिया था, और उसके बीच में लगने वाला फोर्स था एफ के। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ एफ नॉट टू एफ के। So dielectric constant is the ratio of magnitude of electrostatic force between 2 point charges kept at a certain separation in air or vacuum or free space to that with magnitude of electrostatic force between same two charges kept at the same separation but in another medium is called dielectric constant K. For vacuum or free space, dielectric constant is always equal to 1. अभी तक हमने कूलॉम्स लॉ से दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना सीख लिया है, लेकिन हम जानते हैं कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और ऑब्वियसली उस फोर्स का कोई ना कोई डायरेक्शन होगा। सो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को वेक्टर फॉर्म में कैसे डिनोट करते हैं ये हम सीखेंगे। यहाँ पर फोर्स को वेक्टर फॉर्म में दिखाने के लिए हम फोर्स के मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर आर कैप इज़ अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की वैल्यू होती है आर कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। जब इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं तो फाइनली हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू मिल जाती है वेक्टर फॉर्म में। अभी तक हमने सीखा कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ में हमने ये सीखा था कि कोई 2 पॉइंट चार्जेस है तो उसके बीच के हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये सीखेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम में कि अगर हमारे पास मल्टीपल चार्जेस हैं, n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो इसके बीच में हम लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम को हम अगले वीडियो में सीखेंगे।